हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नई कहानी में। मेरा नाम मुस्कान है। ये मेरी कहानी है जिसका बचपन बहुत जल्द खत्म हो गया था। माँ के बिना बचपन कैसे गुजरता है यह मुझसे ज़्यादा अच्छी तरह कौन जान सकता है। मैं जानती हूँ मेरी माँ मुझे बहुत प्यार करने वाली थी। वो छोटी छोटी बातों पर मुझे गले लगा लिया करती थी। मगर तब सब कुछ खत्म हो गया जब मैं सिर्फ 12 साल की थी। माँ का अचानक चले जाना मुझे बीच रास्ते में अकेला छोड़ गया था। उस दिन के बाद मेरा बचपन, मेरी हंसी, मेरा सुकून सब जैसे पूरी तरह से बर्बाद हो गया था। माँ के जाने के बाद पिताजी बहुत खामोश हो गए थे। वह एक फैक्ट्री में काम किया करते थे, खामोश, थके हुए और शायद जिंदगी से हारे हुए। मुझे लगा शायद पिताजी मुझे पहले से ज्यादा चाहेंगे कि अब तो माँ भी नहीं रही, लेकिन मैं गलत थी। माँ के जाने के सिर्फ 1 महीने बाद ही पिताजी एक अजनबी औरत को घर ले आए थे। मैंने दरवाजे पर खड़े होकर उस औरत की तरफ देखा। उसकी आंखों में मेरे लिए वही अंदाज था जैसे कोई किसी बोझ को देखता है। उसने मेरे ऊपर एक सख्त नज़र डाली थी और मेरी छोटी सी दुनिया भी सिकुड़ गई। वो नई औरत मेरे पिताजी की तरफ देखकर कहने लगी, यही है तुम्हारी बेटी? मेरे पिताजी कहने लगे, हाँ, इसका नाम मुस्कान है। उस दिन मेरा रिश्ता इस औरत से शुरू नहीं हुआ, बल्कि सज़ा के तौर पर शुरू हो गया था। पहले तो वो मुझे नज़रअंदाज करती रही, जैसे मैं घर की दीवार हूँ। फिर थोड़े दिनों के बाद वह सब काम मुझसे करवाने लगी थी। कहती थी, सुबह जल्दी उठ जाया करो, काम करने की आदत डालो। अभी तक सफाई क्यों नहीं लगाई है? तुम्हारे हाथ पैर सलामत है या नहीं? मुझे समझ नहीं आता था कि मैं आखिर किस बात की सज़ा भुगत रही हूँ। वह सुबह से लेकर रात तक मुझसे काम करवाती रहती थी। फिर किसी ना किसी बात पर ताना मारती या थप्पड़ मार दिया करती थी। कभी कभी मुझे शक होता था कि वह सच में इंसान है या कोई दुश्मन बनकर इस घर में आई है। मेरी पढ़ाई भी खत्म हो गई थी। मैंने सिर्फ 5वीं कक्षा तक शिक्षा हासिल की थी। जिस दिन से वह औरत घर में आई थी, मुझे उसने स्कूल जाने ही नहीं दिया था। उसने साफ इनकार कर दिया था कि पढ़ाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लड़की हो, घर के काम सीखो, यहीं आगे चलकर काम आएगा। पिताजी ने कुछ नहीं कहा। वह हमेशा की तरह खामोश रहे। घर में जो कुछ था सब बदल गया था। मैं खुद को हर दिन एक नया जख्म सहते हुए देखती थी। मेरे हाथ छालों से भरने लगे थे। दिल खाली हो गया था और आत्मा जैसे रोज थोड़ी थोड़ी मर रही थी। मेरी सुतेली माँ ने जैसे मेरे होठों की हंसी छीन ली थी। छोटी छोटी बातों पर वो मुझे डांटती थी, गालियां दिया करती थी और कभी कभी तो मारपीट पर भी उतर आती थी, और मैं चुप रहती। मैं पिताजी के सामने शिकायत करने की कोशिश करती थी। उनकी आंखों में भी वही बेबसी थी जो मेरी आंखों में हुआ करती थी। मैंने कहा, वो पिताजी है। पिताजी कहते थे, बेटा थोड़ा बर्दाश्त करो, औरतें कभी कभी गुस्से में कुछ कह देती हैं। मैं हैरान होती थी कि यह वही पिताजी हैं जो मेरी माँ के सामने मुझे गोद में सुलाया करते थे, प्यार किया करते थे। माँ के जाने के बाद जैसे उन्होंने मेरे साथ जुड़े हर एहसास को दफन कर दिया था। सौतेली माँ के अपने बच्चे हुए तो उन्होंने मेरी जिंदगी को और ज्यादा तंग कर दिया था। मैं इन बच्चों की नौकरानी भी बन गई थी। झाड़ू लगाती, बर्तन धोती और सौतेली माँ के बच्चों को गोद में उठाकर चुप भी कर पाया करती थी और सोचती थी कि क्या सौतेली माँएं ऐसी होती है? क्या किसी के भाग्य में माँ जैसी सौतेली माँ भी होती है? यह मेरा बचपन था, एक ऐसा बचपन जो कभी था ही नहीं। एक ऐसा समय जो दूसरों के लिए यादगार होता है, लेकिन मेरे लिए सिर्फ एक कालिक बन गया था। मेरी जिंदगी का वो हिस्सा जो मैं किसी को सुना नहीं सकती थी। मगर आज मैं बोल रही हूं क्योंकि अब मेरे पास सिर्फ यादें नहीं, एक पूरी कहानी है, और यह तो अभी सिर्फ शुरुआत है। उस दिन के बाद मेरी जिंदगी एक ही रास्ते में घूमती रही। सुबह उठकर घर के कामकाज करना, कपड़े धोना, झाड़ू लगाना, सौतेले बहन भाइयों को संभालना और फिर रात को सोते हुए थकान की वजह से आंखें बंद कर लेना। कभी कभी मेरा मन करता था कि मैं कुछ अलग करूं, कुछ नया सीखूं, लेकिन मेरी आवाज सिर्फ मेरे अंदर ही दबकर रह जाती थी। सौतेली माँ के सामने कभी मेरी बोलने की हिम्मत ही नहीं हुई थी। दिन ऐसे ही गुजर रहे थे, एक जैसे बेरंग और बेखशबू। अब भी मोहल्ले की एक लड़की जो कि मेरी सहेली बन गई थी,
सारिका से मेरी बात हुई। सारिका मुझसे उम्र में पूरे 5 साल बड़ी थी, लेकिन बिहेवियर की बहुत अच्छी थी और हमेशा कुछ न कुछ नया करने की बात करती थी। उस दिन वो आंगन में आई तो मेरी सौतेली माँ से बात करने लगी। कहने लगी, आंटी मुस्कान को मेरे साथ पार्लर भेज दिया करो। मैं एक सरकारी केंद्र में जाती हूँ, वहाँ सिलाई, कढ़ाई और पार्लर का काम सब कुछ फ्री में सिखाया जा रहा है। मुझे तो सबसे बेहतर पार्लर का काम ही लगता है। बालों की कटिंग, मेकअप और ब्यूटी ट्रीटमेंट सिखाए जाते हैं। इसमें बहुत अच्छा कोर्स है। मेरी सौतेली माँ ने फौरन नाक सिकेड़ते हुए कहा, अगर मैंने इसे भेज दिया तो घर का काम कौन करेगा? तुम्हें क्या लगता है कि यह पार्लर का काम सीखकर कोई ब्यूटी क्वीन बन जाएगी? सारिका ने उनसे प्यार से बात जारी रखी और कहा, आंटी, आप चाहे तो सीखने के बाद यह अपना छोटा सा घर में पार्लर भी खोल सकती है। उसकी आमदनी बहुत अच्छी है। घर के खर्चे में आपका हाथ भी बढ़ जाएगा। पहले तो मेरी सौतेली माँ कुछ देर तक खामोश रही और फिर कहने लगी, अगर सच में कुछ कमाना सीख जाए तो सोचती हूँ इसे भेज दूंगी। मगर याद रखना, घर का भी कोई काम छूटना नहीं चाहिए। मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। पार्लर के काम के साथ साथ घर के काम भी करने होंगे। वह दिन मेरी जिंदगी में पहली बार रोशनी लेकर आया था। मैंने आंखों में चमक महसूस की थी। शायद पहली बार किसी ने मेरे फ्यूचर की बात की थी। अगले दिन मैं सारिका के साथ सेंटर गई। वह एक छोटा सा सेंटर था, मगर अंदर दाखिल होते ही अजीब सी खुशबू आई। लिपस्टिक, फेशियल क्रीम और साबुन की महक। वो महक मेरे लिए बिल्कुल नई थी। सारिका ने कहा, यह देखो मुस्कान, यहाँ सब लड़कियां काफी कुछ सीखती हैं। कोई अमीर नहीं, सब मामूली लड़कियां हैं जैसे हम हैं। सारिका ने मुझे हौसला दिया। पहले दिन मैंने सिर्फ वहां की मैडम को सारे काम करते हुए देखा था। उन्होंने हमें बाल काटने का तरीका समझाया था। एक और जगह थी जहां किसी का फेशियल हो रहा था। मैं चुपचाप देखती रही। सब कुछ नया, सब कुछ इंटरेस्टिंग था। दिल में एक नई चाहत जाग रही थी, कुछ सीखने की, कुछ बनने की। कुछ दिन बाद मुझे काम करने का मौका मिला। पहले तो ब्रश साफ करने, आईब्रो बनाना, क्लाइंट से बात करना, यह सब कुछ हमें सिखाया गया था। धीरे धीरे मैंने एक एक काम को अच्छी तरह से समझना शुरू कर दिया था। मैंने जैसे सब कुछ सीखा था, वही सब कुछ क्लाइंट पर करना शुरू कर दिया था। यहाँ पर भी मुझे बहुत सारे काम करने पड़ रहे थे। मैंने सोचा कि मैं दोबारा से नौकरानी बन गई हूँ, लेकिन जल्द ही समझ आ गया था कि यह भी सीखने का हिस्सा है। घर आकर भी मुझे सारे काम जारी रखने पड़ते थे, लेकिन अब दिन में कुछ अलग महसूस होने लगा था। सुबह पार्लर जाना, कुछ नया देखना, कुछ नया सीखना, फिर दोपहर को घर आकर काम करना। मेरी सौतेली माँ कभी कभी ताने देती थी कि मैडम जी पार्लर क्वीन बनने जा रही है, मगर अब मुझे उनकी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। एक दिन सारिका ने मेरे हाथ से बालों का ब्रश लिया और कहने लगी, तुम्हारा हाथ हल्का है, तुम सीख जाओगी। उसके शब्द मेरे लिए किसी तोहफे से कम नहीं थे। कई दिन गुजर चुके थे। मैं बाल धोना, हेयर ड्राई और थ्रेडिंग करना सीख चुकी थी। एक दिन एक कस्टमर आई और मैडम ने कहा, मुस्कान, तुम इनका फेशियल करके दिखाओ। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने कहा, मैडम मैं? उन्होंने कहा, हाँ तुम। देखते हैं कि तुम में कॉन्फिडेंस है या नहीं। मैंने धीरे धीरे शुरुआत कर दी थी। पहले क्रीम लगाई, उंगलियों के चेहरे पर मसाज किया जैसे सीखा था। वैसे ही जब कस्टमर ने उठकर मिरर देखा तो कहने लगी, अच्छी तरह किया है, बहुत सॉफ्ट हाथ है तुम्हारे। मुझे लगा जैसे उनकी बात सुनकर मैंने आसमान छू लिया हो। उस दिन पहली बार मुझे लगा कि मैं कुछ बन सकती हूँ। घर आकर मैं खामोशी से अपने चेहरे पर थोड़ी क्रीम लगाई, मिरर देखा और खुद को एक अलग नजरिए से देखने लगी। पहले कभी आईने में थकी हुई और कमजोर मुस्कान नजर आती थी, लेकिन आज एक अलग चेहरा था। पार्लर में सीखने के साथ साथ सारिका से दोस्ती भी गहरी होती जा रही थी। वह खुले दिल की लड़की थी, हर बात मेरे साथ शेयर किया करती थी। मेरे हालात जानकर उसे बहुत अफसोस होता था। एक दिन हम साथ वापस आ रहे थे, तभी वह कहने लगी, मुस्कान तुम बहुत अच्छी लड़की हो। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो कब का सब कुछ छोड़ चुकी होती। मैं मुस्कुराकर कहने लगी, चाय छोड़ने की हिम्मत ही नहीं होती, बस दिल में यह उम्मीद है कि एक दिन सब कुछ बदल जाएगा। रास्ते में एक छोटा सा कैफे था। हम वहां कभी कभी बैठकर कॉफी पी लिया करते थे या बर्गर खा लिया करते थे।
कैफे का मालिक एक जवान लड़का था, खामोशी से मगर हमें हेलो जरूर करता था। उस दिन हमने कॉफी पीकर जब पैसे दिए तो वह मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया और कहने लगा, आप लोग रोज यहाँ आती हो? सारिका ने जवाब दिया, हाँ, हम लोग सेंटर जाते हैं। मगर मैंने कुछ नहीं कहा, बस खामोशी से सर झुका लिया। वो दिन मेरी जिंदगी में छोटा सा लेकिन अजीब सा था। बाद में पता चला वहीं से एक नई कहानी की शुरुआत होने वाली थी, मगर इस समय मेरे लिए सिर्फ सेंटर, सारिका की दोस्ती और सीखने का टैलेंट ही सब कुछ था। एक ऐसे सपने की बुनियाद जो शायद पूरी ना हो, लेकिन कम से कम अधूरे रहने से पहले जी लिया जाए। कैफे वाला लड़का अमन मुझे कुछ अजीब सा महसूस होने लगा था। वह हमेशा बहुत इज्जत से बात किया करता था, कोई गलत बात तो नहीं करता था, मगर कुछ दिनों से महसूस हो रहा था कि जब भी हम वहां पर रुकते थे उसकी नजरें ज्यादातर मेरी तरफ ही रहती थीं। मैंने नजर चुरा ली थी, मगर दिल के किसी कोने में कुछ होने लगा था। एक दिन जब मैंने कैफे से कॉफी खरीदी तो अमन ने मुझे बिल पकड़ाते हुए एक हल्की सी स्माइल पास की थी और कुछ बोले बिना ही अंदर चला गया था। मैंने बिल को अपने पर्स में रख लिया था। मैं और सारिका जब रास्ते में बातें करते हुए आ रहे थे, अचानक पर्स से मैंने जैसे ही बिल निकाल कर देखा तो बिल के पीछे कुछ लिखा हुआ था। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। किसी से भी इस तरह का कुछ पाने का मेरा यह पहला एक्सपीरियंस था। मैंने जल्दी से उसे पढ़ने की कोशिश की तो उसमें साफ शब्दों में लिखा हुआ था, मुस्कान, न जाने क्यों मेरा दिल बार बार तुम्हें देखने को करता है। शायद यह वह चीज है जिसे लोग मोहब्बत कहते हैं। मैंने उस बिल को खामोशी से अपने पर्स में रख लिया था, लेकिन इस पर लिखा हुआ शब्द जैसे मेरे लिए सब कुछ बन गया था। मैंने कई बार उसके शब्दों को पढ़ा था। बचपन से लेकर अब तक किसी ने इस तरह से मुझसे बात नहीं की थी, ना मेरी बात सुनी थी, ना मेरी आंखों को देखा था। यह पहला इंसान था जिसने मेरे वजूद को महसूस किया था। अगले दिन मैं सेंटर नहीं जा सकी। सौतेली माँ ने कपड़ों का ढेर दे दिया था धोने के लिए। मैंने सख्त दिल के साथ काम किया था, लेकिन दिल बार बार उस कागज के टुकड़ों पर लिखे हुए कुछ शब्दों पर जा रहा था। जब दोबारा हम लोग सेंटर गए तो कैफे से गुजरते हुए दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अमन ने एक नजर देखा लेकिन कुछ बोला नहीं। सारिका कुछ लेने अंदर गई। मैं बाहर खड़ी रही। अमन ने धीरे से खिड़की से एक पर्ची नीचे गिराई। मैंने जल्दी से उठा ली और पर्स में डाल ली। जब घर जाकर देखा तो उसमें लिखा था, अगर तुम कुछ महसूस करती हो तो सिर्फ एक बार हाँ लिखकर भेज देना। मैं वादा करता हूं तुम्हारे पीछे नहीं पड़ूंगा, बस तुम्हें अपनाना चाहता हूं। मेरे लिए यह फैसला आसान नहीं था। न मुझे मोहब्बत का एक्सपीरियंस था, न समझती कि क्या ठीक है और क्या गलत है, लेकिन दिल ने फौरन फैसला कर लिया था। मैंने साफ कागज पर एक शब्द लिखा, हाँ, और अगले दिन मैंने मौका देखकर वह पर्ची अमन तक पहुंचा दी थी। उसके बाद हमारे बीच खामोशी की बातें शुरू हो गई थीं। कभी वह कैफे में कुछ खाने का पैक करके शॉप पर में पर्ची डाल दिया करता था। मैं उसे निकालकर पढ़ लिया करती थी। एक दिन उसने पुराने मोबाइल के बारे में जिक्र किया था। जब मैं अकेली आई तो उसने एक छोटा सा मल्टीमीडिया मोबाइल मुझे थमा दिया था और कहा था, ये तुम रख लो सिर्फ मुझसे बात करने के लिए, अगर कोई दिक्कत हो तो मैसेज कर देना। मैंने फ़ोन ऐसे ले लिया जैसे कोई मुजरिम कुछ चुरा रहा हो। उसे खामोशी से अपने पर्स में छुपाकर घर ले आई थी। कई दिन तक वह बंद रहा। फिर एक रात सबके सोने के बाद उस मोबाइल को ऑन किया। उसमें व्हाट्सएप नहीं था, सिर्फ सिंपल एसएमएस और कॉल का ऑप्शन था। मोबाइल ऑन करने के बाद अमन का मैसेज आया, तो गई हो क्या? मैंने मैसेज किया नहीं, अभी जाग रही हूं। फिर जैसे दरवाज़ा खुल गया हो। हम रोज़ खूब सारी बातें किया करते थे और वह अपने बारे में बताता था, मैं उसे अपने बारे में बताया करती थी। उसके शब्दों में अजीब सा अपनापन होता था। वह कभी मेरे लिए शायरी भेजता था तो कभी सिर्फ एक शब्द कहता कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम मुझे एक बार इजाज़त दे दो, मैं फ़ौरन रिश्ता भेज दूंगा। मैंने हंसकर जवाब दिया, ऐसा तो कहानियों में होता है, यहाँ तो रिश्तेदारों से भी बात करने की इजाज़त नहीं। मेरे दिल में एक यकीन सा बैठ गया था कि शायद मेरे सपने पूरे होने वाले हैं। अमन का दिया हुआ मोबाइल मेरे पास था। मेरे लिए वह किसी खजाने से कम नहीं था। उसे छुपाना मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल था। घर में हर समय किसी न किसी की आंख मेरे आसपास घूमती रहती थी।
मैंने वो मोबाइल अपने कपड़ों की पुरानी अलमारी में छुपा दिया था, वहीं जहां मेरी अपनी माँ के भी बरसों पुराने कपड़े रखे हुए थे। कोई भी इस अलमारी के आसपास नहीं आता था। यह अलमारी सारा दिन बंद रहती थी। शाम को खाना खाकर बच्चों को सुलाने के बाद जब घर के भी सब लोग सोना शुरू हो जाते थे, तो मैं दिल में एक ही प्रार्थना करती थी कि आज रात कोई ना जागे, कोई शोर ना करे। जब घर में पूरी तरह से खामोशी हो जाती थी, तो मैं मोबाइल को निकालकर ऑन किया करती थी और दबे पांव बाथरूम में जाकर दरवाजा अंदर से बंद कर लिया करती थी। फोन ऑन करते ही जैसे ही सिग्नल आते ही अमन का मैसेज आ जाता था, जाग रही हो? मैं जल्दी से बटन दबाते हुए उससे बात करती थी। आज सब लोग सो गए हैं। उसके बाद हम दोनों की खामोशी से बातें शुरू हो जाती थीं। छोटे छोटे मैसेज, कुछ बातें, कभी सवाल, कभी प्रार्थना। वह हमेशा पूछता था, तुम्हें डर नहीं लगता? मैं हंस लिया करती थी, डर तो हर वक्त लगा रहता है, लेकिन तुमसे बात किए बिना नींद नहीं आती। एक रात मेरी सौतेली माँ आधी रात को उठी। मुझे बाथरूम में काफी देर हो गई थी। फोन पर बात करते समय टाइम कब खत्म हो गया एहसास ही नहीं हुआ। दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। मुस्कान, क्या कर रही हो? मैंने फौरन मोबाइल बंद किया और जल्दी से अपने दुपट्टे में छुपा लिया। मैं बाहर निकली और मैंने कहा, बस पेट में दर्द हो रहा था, इसीलिए थोड़ी ज्यादा देर बैठ गई। वो कुछ देर खामोश रही, फिर वापस चली गई। मैंने सुकून का सांस लिया। उस दिन के बाद मैंने बाथरूम का इस्तेमाल करना बंद कर दिया। अब मैं अपने कमरे में बिस्तर पर लेटे फोन पर टैक्स किया करती थी। आवाज बिल्कुल बंद कर दी थी, यहां तक कि वाइब्रेट भी ऑफ कर दिया था। अमन कभी कभी कॉल करने की जिद करता था, लेकिन मैं इनकार कर दिया करती थी। अगर आवाज चली गई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। एक दिन सौतेली माँ ने कमरे में दाखिल होते हुए अजीब सा सवाल किया। कहने लगी, तुम्हें रात को नींद नहीं आती? बार बार करवटें बदलती रहती हो, आखिर तुम्हें क्या परेशानी है? मैंने नजर झुकाकर कहा, बस ऐसे ही नींद कम आती है। वह घूरती रही, फिर कहने लगी, किसी से बात तो नहीं करती? मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन मैंने खुद को संभाले रखा। मैंने कहा, नहीं, मैं किससे बात करूंगी? उनके जाने के बाद मैंने फौरन मोबाइल छुपा दिया था। अब मैं उसे रोज जगह बदल कर रख दिया करती थी, कभी अपने बेड के नीचे, कभी अलमारी में, कभी पुराने बॉक्स में, कभी शॉपिंग बैग में। एक दिन अमन ने मैसेज भेजा, मेरा मन कर रहा है तुम्हारी आवाज सुनूं, सिर्फ एक बार 2 मिनट के लिए मुझसे बात कर लो। मैंने इनकार कर दिया, लेकिन वह बार बार जिद करता रहा, सिर्फ 2 मिनट के लिए, फिर चाहे तुम फोन फेंक देना। रात को जब सब सो गए तो मैंने धीरे से पहली बार कॉल की। इस बार उसकी आवाज सुनी। उसने कहा, मुस्कान, कैसी हो? मेरे होठ कांपने लगे। मैंने कहा, ठीक हूं। वह खामोश हो गया, फिर कहने लगा, पता है, मैं रोज रात को यही प्रार्थना करता हूं कि तुम मुझसे हमेशा जुड़ी रहो। फोन बंद करने के बाद नींद नहीं आई। दिल अजीब सा हल्का हो गया था, जैसे कई सालों का बोझ उतर गया हो। लेकिन साथ साथ यह एहसास भी बढ़ रहा था कि यह राज ज्यादा दिन नहीं छुप सकता। अगले दिन सेंटर से वापस आकर मैं घर का काम कर रही थी, जब सौतेली माँ कमरे में आ गई। उनकी नज़र बिस्तर के नीचे पड़ी एक पुरानी चादर पर पड़ी। वह अचानक कहने लगी, ये क्या है? अचानक मेरी जान निकल गई। मेरी आवाज़ हलक में अटक गई। मैंने कहा, ये क्या है? पुरानी चादर। उन्होंने झुककर उसे उठाया, मगर नीचे कुछ नहीं था। शुक्र था कि मैंने फोन उस दिन बॉक्स में रख दिया था, मगर अब उनकी नज़र बदल गई थी। उन्हें शक हो गया था और वह हर हरकत पर नज़र रखने लगी थी। एक दिन पिताजी से कह रही थी कि यह लड़की कुछ छुपा रही है, रात को जागती रहती है, बाथरूम में जाती है, अजीब हरकतें करती है। पिताजी ने सिर्फ इतना कहा, बच्ची है, तुम वहम कर रही हो। मैं जानती थी यह खेल अब ज्यादा दिन नहीं चल सकता। एक मामूली गलती सब कुछ खत्म कर सकती है। अमन अब ज्यादा बेचैनी से बात करता था। वो रोज फ्यूचर के सपने देखता। हम दोनों का अपना घर होगा, तुम्हें काम नहीं करना पड़ेगा। मैं इन सपनों में कुछ देर के लिए खो जाती थी, लेकिन अगले लम्हे सौतेली माँ की आवाज वापस मुझे हकीकत में ले आया करती थी। दिन भर घर के काम करते करते गुजर जाता था। एक दिन अचानक सारिका ने कहा, कभी सोचा है अगर यह सब पकड़ा गया तो क्या होगा?
मैंने धीरे से जवाब दिया, सोचती हूं लेकिन रुक नहीं पाती। यह वो दिन थे जब हर लम्हा एक खतरे के साथ गुजरता था। यह एक खामोश जंग थी जिसमें दिल की धड़कन, फोन की घंटी और दरवाजे की आहट ही सब कुछ तय कर सकती थी। रात को फोन पर अमन ने कुछ अजीब सी जिद की थी। उसने कहा था कि सिर्फ एक बार मिलने के लिए आ जाओ, आमने सामने बैठकर तुमसे बात करना चाहता हूं। हाथ पकड़ूंगा या नहीं ये तुम तय करोगी। मैंने एकदम से इनकार कर दिया था, लेकिन हिचकिचाई जरूर थी। वह समझ गया था। उसने कहा, अच्छा ऐसा करो, सारिका को भी अपने साथ ले आना, तुम्हें आसानी होगी, कुछ बुरा नहीं होगा, मैं वादा करता हूं। अगले दिन सेंटर से वापसी पर मैंने सारिका से बात की। वह पहले ही सावधान थी। उसने कहा, मुस्कान तुम बहुत सीधी लड़की हो। लड़के पहले ऐसे ही बातें करते हैं, बाद में कुछ और निकलते हैं। मैंने धीरे से कहा, तुम साथ होगी तो कोई गलती नहीं होगी, बस मिलकर बात करनी है। कुछ ही दिन बाद अमन ने बताया कि उसका एक दोस्त शहर से बाहर गया हुआ है, उसका फ्लैट खाली है, वहीं आकर बैठ सकते हैं। मैं डर गई। मैंने कहा, किसी पार्क होटल में हम नहीं मिल सकते। उसने कहा, हम पब्लिक प्लेस में भी नहीं मिल सकते, सबकी नजरें होती हैं, लेकिन दोस्त के घर हम बस जाकर बैठ जाएंगे, चाय पिएंगे, बातें करेंगे। मैंने उसको हाँ कर दी थी। अगले संडे को हम वहां जाएंगे, यह तय हुआ था। सेंटर की छुट्टी का बहाना करके संडे की सुबह में जल्दी उठ गई थी। काम पूरा हो गया था। सौतेली माँ को बताया कि आज सेंटर में सफाई का दिन है, देर हो सकती है। उन्होंने सर हिला दिया था और कहा था, अपना खाना साथ ले जाना, मुझे तुम्हारी फिक्र नहीं। सारिका मेरे साथ थी। वह हर लम्हे सावधान दिखाई दे रही थी। ऑटो में बैठकर हम बातें कर रहे थे। जब हम जगह पर पहुंचे, वह एक मामूली सा फ्लैट था, पुराना सा। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। दरवाजा खुला तो अमन सामने खड़ा हुआ था, ग्रीन कलर की टी-शर्ट और ब्लू कलर की पट में। उसके हाथ में चाय का कप था। वह मुस्कुराया और कहने लगा, आओ अंदर आ जाओ, सब सेट है। हम अंदर दाखिल हो गए। प्लेट सिंपल था। एक तरफ सोफा था, दूसरे कमरे में बेड और छोटा सा टीवी लगा हुआ था। अमन ने नरमी से कहा, बैठ जाओ, चाय आती होगी। सोफे पर बैठकर पहले तो अमन कुछ देर खामोश रहा, फिर कहने लगा, तुम दोनों ने हिम्मत की, खास तौर पर तुमने मुस्कान, मैंने कभी नहीं सोचा था तुम सच में आ जाओगी। सारिका ने जवाब दिया, हम ज्यादा देर नहीं बैठेंगे, सिर्फ तुम्हारी बात सुनने आए हैं। अमन ने मेरी तरफ देखा। मुस्कान, तुम बहुत स्पेशल हो, तुम्हें पा लेना मेरे लिए एक सपने की तरह है, और आज वो सपना मेरे सामने है। मैंने नजर झुका ली। वो खामोशी से जज्बात को बोलने लगा था। थोड़ी देर बाद वो मेरे करीब आकर बैठ गया। मैं थोड़ा सा खिसक गई। उसने हाथ धीरे से मेरे हाथ पर रख दिया, कहने लगा, बस एक बार परमिशन दो, मैं तुम्हें अपने करीब महसूस करना चाहता हूं। मेरी उंगलियां सख्त हो गई थीं, वह जैसे थम गई थी। मैंने कहा, अमन प्लीज, हम मिल तो गए हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है। वह इतने में ही पीछे हट गया, फिर मुस्कुराकर कहने लगा, तुम कितना डर रही हो। मैंने कहा, बस मैं अभी तैयार नहीं हूं। उसने चाय की तरफ इशारा किया, पहले चाय पियो फिर बात करते हैं। हमने चाय पी और खामोशी छाई रही। फिर वो उठा और धीरे से कहने लगा, चलो दूसरे कमरे में बैठते हैं, यहां रोशनी ज्यादा है। मैं हिचकिचाने लगी। सारिका ने आंख से इशारा किया, जिसे कहना चाह रही हो कि खबरदार रहना। दूसरे कमरे में गए तो उसने दरवाजा बंद नहीं किया। मैं अंदर दाखिल हुई तो वह बेड पर बैठा था। उसने जगह दी। मैं किनारे पर बैठ गई थी। वह झुककर कहने लगा, मुस्कान, तुम जानती हो मैं सिर्फ तुम्हारा हूं, तुम्हें दिल से चाहता हूं। फिर वह मेरे थोड़े और करीब आया। उसने कहा, क्या मैं तुम्हें गले लगा सकता हूं? मेरे होठ कांपने लगे। मैंने कुछ नहीं कहा। वह आगे बढ़ा, मुझे धीरे से अपनी तरफ खींचा। मैं हैरान रह गई थी। गले लगने के बाद उसने मेरा चेहरा थामने की कोशिश की। मैं फौरन पीछे हट गई। मैंने कहा, प्लीज अमन, बस करो। उसकी आंखों में अचानक गुस्सा उतर आया। उसने कहा, यह क्या बचपना है, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है। मैंने कहा, मगर इसका मतलब यह नहीं कि मैं अपनी हद भूल जाऊं।
वो गुस्से से उठा और कहने लगा, तुम ठीक कह रही हो मुस्कान। मैं भी खड़ी हो गई थी। वो खामोश हो गया, दरवाजे तक हमें छोड़ने आया और कुछ नहीं कहा। ऑटो में बैठकर हम वापस आ गए थे। सारिका कहने लगी, मुस्कान, यह वह मोड़ था जहां तुमने सही फैसला किया। मैं कुछ नहीं बोली, सिर्फ बाहर देखती रही। मेरे दिल में जो उम्मीद रोशनी बनकर जल रही थी, अब धुआं बनकर उड़ती जा रही थी। शायद कुछ सपने सपने ही रह जाते हैं। अमन ने मुलाकात के बाद से बिहेवियर बदल लिया था। पहले की तरह वह मोहब्बत या प्यार से बात नहीं किया करता था। उसकी बातों में अब सिर्फ एक ही शब्द रह गया था, या तो मेरी बन जाओ या फिर मुझे में छोड़ दो। उस रात मैंने बात भी कम की थी। उसने लिखा था, यह तुम्हारी मोहब्बत है। एक बार भी हाथ पकड़ने नहीं दिया, और अब भी बहुत मुश्किलें हैं। मैंने कहा, मोहब्बत का मतलब खुद को सौंप देना नहीं बल्कि भरोसा करना है जिसमें समय लगता है। जवाब आया, वक्त नहीं है मेरे पास और मैं रिश्ता भेज नहीं सकता। परिवार वाले नहीं मानेंगे। अगर तुम मुझे चाहती हो तो मेरे साथ भागकर शादी कर लो, वरना मैं सब कुछ खत्म कर दूंगा। यह सुनकर मैं दंग रह गई थी। कई दिन मेरी उससे बातचीत नहीं हुई थी। वह रोज रात को मैसेज भेजता रहा, कभी रिक्वेस्ट करता, कभी गुस्सा करता। सारिका वापस अपनी नानी के घर चली गई थी। पार्लर की कुछ दिन की छुट्टियां थीं। इस दौरान में अमन का दबाव बढ़ गया था। उसने कहा, मुस्कान, तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही है? यह मौका दोबारा नहीं आएगा। तुमने इनकार कर दिया तो मेरा भी फोन दोबारा कभी तुम्हारे पास नहीं आएगा। मैंने दिल पर पत्थर रखकर जवाब दिया। मुझे सोचने दो अमन। वह खामोश हो गया। अगली रात मैंने खुद उससे बात की और कहा, अगर तुमने भागने का फैसला कर लिया है तो मुझे कहाँ ले जाओगे? जवाब आया, मेरे दोस्त के घर। हम दोनों कोर्ट मैरिज कर लेंगे। वो गवाह बनेगा, फिर हम कहीं और शिफ्ट हो जाएंगे। मेरे लिए यह फैसला मौत और जिंदगी के बीच का था। मैंने सोचा, यहां रहने का मतलब क्या है? सेवा करना, ताने देना या गालियां सुनना? अगर वहां भी कुछ बुरा हुआ तो कम से कम अपनी मर्जी से होगा। मैं अमन के साथ भागने के लिए तैयार हो गई थी। अगली आधी रात के समय दरवाजा खुला हुआ था। अमन ने कहा, सब तैयार है, बस तुम आ जाना, फिर मैं तुम्हें कभी तकलीफ नहीं होने दूंगा। मैंने अपने कुछ पुराने कपड़े निकाले, कुछ सामान लिया। मेरे लिए यह सब कुछ मुमकिन नहीं था। अपना मोबाइल लिया, अपने कुछ डॉक्यूमेंट लिए और पर्स से कुछ पैसे जो सारिका के थ्रू पार्लर से मिले थे, और अपना सामान लेकर खामोशी से घर का दरवाजा खोला। चुपचाप घर से निकल गई थी। गली सुनसान थी। अमन और उसका दोस्त गाड़ी में मेरा इंतजार कर रहे थे। वह मुझे फौरन ले गया। गाड़ी तेजी से गलियों से गुजरने लगी। प्लेट पर पहुंचे तो अमन ने सुकून का सांस लिया और मुझे गले लगाते हुए कहने लगा, तुम आ गई हो, मुझे बहुत खुशी हो रही है। अगली दोपहर को हम दोनों ने गॉड मैरिज कर ली थी। अमन ने कहा, अब तो तुम मेरी पत्नी हो, अब तो मेरा तुम पर पूरा हक है, अब मुझे मत रोकना। उसके बाद हमने अपनी जिंदगी की नई शुरुआत की थी। अगली सुबह जब मैं बाहर आई तो वो मोबाइल पर बिजी था और अपने दोस्तों के साथ भी हंसी जाक कर रहा था। मुझे देखते ही कहने लगा, नाश्ता मंगवाने के बारे में सोच रहा हूँ। पहले उसने नाश्ता मंगवाया, हम दोनों ने नाश्ता किया और फिर उसके बाद कहने लगा, चलो अपने घर चलते हैं। मैंने चौंक कर कहा, कौन से घर? उसने कहा, अरे मेरे घर। मैंने कहा, लेकिन तुम्हारे घर वाले तो नहीं माने। वो कहने लगा, हाँ नहीं माने, लेकिन जब मैं घर जाऊंगा तो इनकार भी नहीं करेंगे। घर में सिर्फ मेरी मम्मी और एक कुंवारी बहन रहती है। एक बहन की शादी हो गई है। मैं उनका इकलौता सहारा हूं। अब मैं तुमसे शादी कर चुका हूं, कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं खुश हुई थी। चलो, हम लोग अब अपने घर जा रहे थे। वो मुझे अपने घर लेकर पहुंच गया था। पुराना सा घर था। अंदर से शोर की आवाज आ रही थी। घर में दाखिल होते ही जिस लम्हे में अमन की मम्मी ने मुझे देखा था, वह किसी अजनबी दुश्मन की तरह था। मुझे लगा शादी के बाद सब कुछ बदल जाएगा, मगर यहाँ कदम रखते ही जो आंखें मुझ पर पड़ उठी थीं, उनमें सिर्फ नफरत और गुस्सा था। अमन की मम्मी ने तो रोना धोना शुरू कर दिया था। ये तुमने क्या कर लिया? शादी कर ली? जरूर ये कोई मनहूस लड़की होगी। इसका मनहूस कदम अब मेरे घर में पड़ गया है। न जाने अब मेरे घर का क्या क्या बर्बाद होगा। मैं खामोश खड़ी रही, जैसे कुछ सुन ही नहीं रही हूं।
मैं अंदर कमरे में चली गई। छोटा सा कमरा था, दीवार पर नमी के निशान थे। पीछे से अमन ने दरवाज़ा बंद किया और कहने लगा, अभी शुरुआत है, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा, मेरी माँ को आदत पड़ने दो। मगर कई दिन गुजर गए, हालात बिगड़ते चले गए। सुबह सवेरे अमन की मम्मी ने दरवाज़ा बजाया। अरे नई नवेली दुल्हन अभी तक सो रही है, घर के काम भी होते हैं। उन्होंने अगले दिन ही मेरे हाथ में झाड़ू दे दी थी और कहा था कि घर के सारे काम करो। मैं उठी, किचन में नाश्ता बनाया, घर की सफाई की, बर्तन धोए, कपड़े धोए। वह मेरी हर हरकत पर नज़र रखती थी, हर काम में कमियां निकाला करती थी। अमन खामोशी से सब कुछ सुनता रहता था, मगर चुप रहता। एक दिन मैंने अमन से कहा, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? उसने हाथ उठाकर मुझे रोक दिया और कहने लगा, वो मेरी माँ है, उन्हें थोड़ा बर्दाश्त करो। तुम जानती हो मैंने तुम्हारे लिए क्या छोड़ा है? उसके यह शब्द मेरे कानों में गूंजने लगे। तुम्हारे लिए क्या छोड़ा है? जैसे मैं उसके किसी एहसान तले जिंदा रहने पर मजबूर हूं। सास के ताने एक तरफ, नंदों की बातें भी कम तकलीफ नहीं देती थीं। नंद कहती, हमारे भाई से छुपकर शादी कर ली, अब घर में राज करने के लिए आई है। मैं खामोशी से अपने काम में लगी रहती थी, किसी को कोई जवाब नहीं देती थी। मैंने एक बार अमन से कहा, हम अलग घर में रह सकते हैं। उसने हंसकर जवाब दिया, कोई फिल्म थोड़ी है, असली जिंदगी चल रही है, बर्दाश्त करना सीखो। एक दिन मैं बीमार हो गई, मुझे तेज बुखार था। सास ने कहा, नौटंकी करने की जरूरत नहीं है, तुम जैसे लोग बीमार नहीं पड़ते, तुस्ती करती हो। तुम चलो, उठो और काम करो। मैंने जैसे तैसे घर के काम किए। अमन रात को घर आया तो मैंने उनसे कहा, मुझे डॉक्टर के पास लेकर चलो। उसने कहा, मेरे पास पैसे नहीं हैं, परसों सैलरी आएगी तब देखूंगा। मैं सारी रात बुखार में जलती रही और सुबह फिर से काम पर लगा दिया गया। कई बार मैंने सोचा फ़ोन उठाऊं और सारिका कोटिकाके को बताऊं। सब कुछ फिर याद आया कि वह नंबर तो मैंने भागते समय फेंक दिया था। अब न घर था न दोस्त, सिर्फ मैं थी और मेरी खामोशी। मेरी सास ने कहा, कपड़े धो, आज धो भी नहीं आया और मेहमान भी आ रहे हैं, शाम को खाना बना लेना। मैंने थकते हुए शब्दों में कहा, मेरी कमर में दर्द हो रहा है, शाम को कर लूंगी। वह चिल्लाते हुए कहने लगी, रुक, अभी सिखा देती हूं तुझे, और फिर एक जोरदार चांटा मेरे गाल पर मार दिया। मैं पीछे हट गई। कमरे में अंधेरा छा गया, आंखों से आंसू बह निकले। अमन आया तो सब कुछ उनको बताने की हिम्मत जुटाई और कहा, तुम्हारी मम्मी ने मुझे मारा है। उसने कहा, जरूर तुमने ही कुछ किया होगा, मम्मी ने ऐसे ही तो तुम्हें नहीं मारा होगा। उसने सख्त शब्दों में कहा, तुम्हारी ही गलती होगी। अब मुझे सब समझ आ गया था। मोहब्बत की वह कहानी जिस पर मैंने भरोसा किया था, वह सिर्फ शब्द थे। यह हकीकत थी कि मैं एक बार फिर से नए पिंजरे में कैद हो चुकी थी, जहां ना कोई दरवाज़ा खुलता था, न आवाज़ सुनी जाती थी। घर में वही ताने नज़रअंदाज किया जाना, लेकिन अब फर्क यह था कि मेरे अंदर वह खामोशी कुछ और गहरी थी। एक सुबह नाश्ते में मुझसे पराठा जल गया था। मामूली सी बात थी, मेरी सास ने जैसे तूफान खड़ा कर दिया था। कहने लगी, अब मेरे बेटे को जला हुआ खाना देगी। तेरी औकात क्या है, बाहर से उठाकर लाए थे, अब घर जलाने आई है। मैंने कुछ बोलने की कोशिश की कि मम्मी दोबारा बना देती हूं। उन्होंने कहा, जुबान चलाती है, और फिर किचन में पड़े जूतों से उन्होंने मुझ पर हमला कर दिया। वह मुझे जोर से लगे थे। मैं खामोश रह गई। उसी समय अमन अंदर आया और यह सब देखकर एक लम्हे के लिए हैरान रह गया। फिर अपनी मम्मी की तरफ देखकर आगे बढ़ा और कहने लगा, मम्मी छोड़ दो इसे। वह कहने लगी, तुम्हारी पत्नी बदतमीज हो चुकी है। अमन ने मुझे घूरते हुए कहा, तुम मम्मी से हमेशा जुबान क्यों चलाती रहती हो? तुम सच में बहुत बदतमीज हो गई हो। मम्मी से जुबान मत चलाया करो। मैंने कहा, मैंने कुछ नहीं किया, मैं सिर्फ अपनी सफाई दे रही थी। उसने चिल्लाते हुए कहा, तो दे दी सफाई, अब दोबारा ऐसी गलती मत करना। मैं खामोश हो गई थी। उसे अभी भी अपनी मम्मी की बात सही लग रही थी। अहे, पहला दिन नहीं था, बस आज वो मेरे सामने खड़ा होकर मेरी साइड लेने के बजाय अपनी मम्मी की बात मान गया था। अगले दिन मेरे शरीर पर निशान थे,
मुलायम कपड़े भी चुभ रहे थे। कुछ ही दिन बाद खबर मिली कि मैं मां बनने वाली हूं। यह सुनकर मेरी सास का चेहरा अजीब हो गया था, जैसे खुशी महसूस ही नहीं हुई हो, बल्कि बोझ लग रहा हो। कहने लगी, यही बाकी रह गया था। घर का खर्च बढ़ा दो, तुम्हारे बच्चे पैदा होंगे, उनको पालेगा कौन? मैं खामोश रही। अमन को इस बारे में बताया और उनसे कहा कि मुझे डॉक्टर के पास लेकर चलो। उन्होंने कहा, अभी तो तुम्हारी शुरुआत के दिन हैं, पहले 2-3 महीने गुजरने दो, उसके बाद डॉक्टर के ले जाऊंगा। मगर 2-3 महीने क्या, काफी महीने गुजर गए थे। उन्होंने अभी तक मुझे डॉक्टर के नहीं दिखाया था। उन्हें तो जैसे मेरी कोई परवाह ही नहीं थी। सास अभी भी ताने दिया करती थी और घर का सारा काम भी मुझसे ही करवाती थी। कहती थी कि बच्चा पैदा करने के नाम पर घर के कामों से बच रही है। एक दिन सफाई करते करते मुझे चक्कर आ गए। सास ने देखा तो कहने लगी, नाटक कर रही है, हर समय फिल्मी सीन करने में लगी रहती है। मैं जमीन पर गिर गई। मुझे क्या जरूरत थी कोई भी एक्टिंग करने की। मैं जानती थी कि इस घर में मेरी तकलीफ समझने वाला कोई भी नहीं है। 9 महीने जैसे किसी कैद में गुजरे थे। आखिर वह दिन आ गया जब मुझे अस्पताल ले जाया गया और मैंने बेटी को जन्म दिया। मैंने पहली बार अपनी बेटी को देखा था। मेरा दिल भर आया। छोटी सी जान मेरी जैसी, लेकिन बहुत प्यारी थी। उसी समय मुझे लगा जैसे मैं जिंदा हूं। मेरी जिंदगी में पहली बार खुशबू आई थी। सास ने मेरी बेटी को देखा और मुंह बना दिया। कहने लगी, बेटी तो तुम्हारे जैसा ही नसीब लेकर आई होगी। बेटा होता तो मेरे बेटे का नाम रोशन करता। अमन भी कमरे से बाहर चला गया था। कुछ दिन बाद जब मैं अस्पताल से घर आई तो बेटी को गोद में लेकर बैठी। ऐसा लगा जैसे मैं सब कुछ बर्दाश्त करने का हो गई हूं। मेरी बेटी जब रोया करती तो घर में सबको इस बात से दिक्कत होती थी। मेरी सास चिल्लाती रहती थी कि किस मनहूस को पैदा किया है, हमेशा रोती रहती है। अमन कमरे में आता और गुस्सा करने लग जाता था, इससे खामोश करवाओ, यह कितना रोती है, हमें तंग करके रख दिया है। मैंने कहा, अमन कि यह तुम्हारी बेटी है, थोड़ी देर में सो जाएगी, अपने गुस्से पर काबू रखो। उसने कहा, मैं तो जा रहा हूं, तुम ही संभालो इसे, तुम्हें ही मां बनने का ज्यादा शौक है। मैंने अपनी बेटी को सीने से लगा लिया और धीरे धीरे उसे थपकाने लगी। वो सोने को तैयार नहीं थी। थोड़ी देर बाद अमन फिर से कमरे के अंदर आया। उसने उसे मुझसे छीन लिया और कहने लगा, मैं देखता हूं इसे। वह ऐसा कर रहा था जैसे अभी बच्चे पर हाथ उठा देगा। मैंने उसे रोका और कहा, यह तुम क्या कर रहे हो, वह डर जाएगी। मगर उसका हाथ मेरे गाल पर लग गया था। उसने मेरे गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया और मुझे पीछे कर दिया था। बच्ची बुरी तरह से रो रही थी। मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे, लेकिन आवाज नहीं निकली। कमरे की दीवार खामोश थी। उसने बेटी को बिस्तर पर पटक दिया था और खुद कमरे से बाहर निकल गया। मैंने अपनी बेटी को सुबह को दूध दिया और फिर चुप करवाया और घर के सारे काम सास के ताने खामोशी से बर्दाश्त करती रही। अमन अब ज्यादा समय घर से बाहर रहता था। घर आकर अक्सर खामोश रहता था। बच्ची के रोने पर गुस्सा करने लगता था। एक शाम मेरी सास ने मुझे बाजार से सब्जी लाने के लिए कहा था। जैसे कि मैं घर से निकलने ही वाली थी, अचानक मुझे उनकी चीख सुनाई दी। मैं जैसे ही पीछे पलटकर गई तो वह सोफे पर उल्टी पड़ी हुई थी। मैंने जल्दी से अमन को फोन किया। वह उनको अस्पताल ले गया तो डॉक्टर ने बताया कि इनकी कंडीशन तो बहुत खराब है। इन पर पैरालाइज का अटैक हुआ है। उनका आधा शरीर भ्रष्ट हो चुका है। वह जब कुछ दिनों बाद अस्पताल से घर वापस आई तो घर में एक अजीब सा सुकून था। वह औरत जो हमेशा चीखती चिल्लाती रहती थी, अब खामोशी से अपने बिस्तर पर पड़ी हुई थी। छोटी नन भी अपनी मां की ऐसी हालत पर बहुत डरी हुई थी। वह तो उनके करीब भी नहीं जाती थी। मेरे पति ने मुझसे कहा था कि मम्मी के सारे काम की जिम्मेदारी मैं तुम्हें सौंप रहा हूं, तुम्हें उनका काम करना है। अमन ने बस इतना कहा और खुद दूसरे कमरे में चला गया। मैंने अपने सर एक नई जिम्मेदारी ले ली थी। अब मैं हर रोज उनके सारे काम किया करती थी। उनका चेहरा साफ करना, उनके कपड़े बदलने, उनको वक्त पर खाना और दवाई देना, हाथ पकड़कर करवट बदलवा देना, सब कुछ मेरी जिम्मेदारी बन गया था। वह तो अब बोल भी नहीं सकती थी, लेकिन आंखों से सब कहती थी। मैं भी कुछ नहीं कहती थी, सिर्फ काम करती जाती। एक दिन दोपहर को उनकी बड़ी बेटी आई और कहने लगी, मुस्कान, तुमने मेरी मम्मी की ये क्या हालत कर दी है? तुम उनका ठीक से ख्याल नहीं रख रही हो।
मैंने कहा तो फिर ठीक है, तुम दोनों बहनें उनका ख्याल रख लो, मैं तो अब कोई काम नहीं करूंगी। यह बात सुनकर वह हैरान रह गई। उसे मुझसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। मैंने अपनी सास की ऐसी कंडीशन देखकर सोच लिया था, अब मैं किसी से नहीं दबूंगी। मेरी छोटी नन्ने तो कमरे से बाहर निकलना भी छोड़ दिया था और बड़ी वाली ने घर आना छोड़ दिया कि कहीं उसे अपनी माँ की सेवा न करनी पड़ जाए। अब घर में मैं, अमन, मेरी बेटी और सिर्फ बिस्तर पर पड़ी मेरी सास ही रहती थी। मेरे पति ने जल्दी मेरी छोटी ननंद का रिश्ता देखकर भी उसकी जल्दबाजी में शादी करवाती थी। मेरी सास मुझे देखकर कुछ कहने की कोशिश करती थी, मगर कुछ कह नहीं पाती थी। मैं करीब होकर कहने लगी, क्या कहना चाहती हो? उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। शायद कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन जुबान उनका साथ नहीं दे रही थी। अमन अब रातों को देर से घर आता था। मैं उससे कुछ नहीं कहती थी, क्योंकि जो खामोशी उसने मेरी जिंदगी में भर दी थी, वह किसी सवाल की इजाजत नहीं मांगती थी। सास की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। एक दिन जब डॉक्टर आया तो कहने लगा, अब यह पूरी तरह से लाचार हो गई है, उनकी सेवा करनी बहुत ज़रूरी है। उनके कपड़े शरीर से बदलते रहना, उनकी साफ सफाई मैं ही किया करती थी और रात को एक आंख खुली रखती थी ताकि उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत ना हो। एक दिन दोपहर को मेरी बेटी खेल रही थी और मैं अपनी सास के हाथ दबा रही थी। वो मुझे देखकर धीरे से मुस्कुराने लगी, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने अपनी साड़ी का पल्लू आगे बढ़ाया और उनकी आंखें साफ की और कहा, मम्मी सब कुछ गुजर गया है, बस आप आराम करो, सब ठीक हो जाएगा। मैंने दिल में सोचा, शायद तुम्हारी सज़ा यही है, तुम्हारी ताकत खत्म हो गई है। मेरी सास अब पूरी तरह से लाचार हो गई थी। उनका शरीर कोई हरकत नहीं करता था, जुबान तो जैसे पूरी तरह से बंद हो गई थी। मैं उनका नाश्ता बनाती, घर के सारे काम करती, बेटी को भी संभालती थी। अमन जब रात को घर आता तो कहता, मम्मी ने दवाई ले ली है। मैं कहती, हाँ ले ली है। उसके बाद वह कमरे में सोने के लिए चला जाता था। एक दिन ऐसा आया जब मेरा पति किसी रिश्तेदार के यहाँ शादी में गया हुआ था और मुझे साथ लेकर नहीं गया था। कहने लगा, तुम घर में ही रहो, मम्मी की सेवा करोगी। मुझे इस बात से कोई ऐतराज नहीं था। मैंने अपनी बेटी को सीने से लगाया, अपनी सास की तरफ देखा और अपने पति को दरवाजे तक छोड़कर वापस आ गई थी। मैंने धीरे धीरे अपनी सास के कमरे की तरफ कदम बढ़ाया। मैं उनके कमरे में दाखिल हुई। वह मुझे देख रही थी। आंखों में वही पुरानी शक्ति थी, मगर अब उनमें गुस्सा नहीं था। मैंने धीरे से कहा, तुम कुछ कहना चाहती हो? उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस नज़र झुका ली। मैंने कहा, तुम्हें याद है तुम मुझे कैसे झाड़ू से मारा करती थी? जो तुमने मेरे साथ किया वो मुझे अच्छी तरह से याद है। मेरी नरमी अब गुस्से में बदल चुकी थी। मैंने कहा, याद है तुमने मेरे शरीर पर कैसे निशान डाले थे? वह मुझे घूरने लगी। शायद उनको यह बातें याद आने लगी थीं। मैंने कहा, अब मैं भी ऐसा ही करूंगी। मैं झाड़ू लेकर आई। मेरे हाथ में वही झाड़ू था जो आंगन में रखा रहता था। मैं उनके करीब आई और एक लम्हे को रुकी। उनकी आंखों में मुझे डर दिखाई दे रहा था। पहली बार मैंने झाड़ू से उनकी टांग पर वार किया। एक बेजान चीख निकली थी। मैंने कहा, यह उस दिन का बदला है जब तुमने मुझे बीमारी में भी खाना नहीं दिया था। मैंने दूसरा वार उनके कांधे पर किया और कहा, यह उस दिन का बदला है जब तुमने मुझे बेगैरत कहा था। वह पलक झुकाकर रोने की कोशिश कर रही थी। उनका शरीर कोई हरकत नहीं कर रहा था, सिर्फ आंखों में आंसू थे। मेरी सास के चेहरे से तकलीफ साफ नजर आ रही थी, मगर वह कुछ नहीं कह सकती थी। मैंने कहा, अब तुम कुछ नहीं कर सकती, मुझे नहीं रोक सकती, जैसे मैं उस समय नहीं रोक सकती थी। मेरे हाथ थम गए, झाड़ू नीचे गिर गई और मैं जमीन पर बैठ गई। मेरे आंसू बहने लगे। मैं जालिम नहीं बनना चाहती थी। मैंने कहा, मैं आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहती थी, मगर मेरे अंदर वह सब कुछ भरा हुआ है जो इंसान को इंसान नहीं रहने देता। वो इस तरीके से रो रही थी जैसे माफ़ी मांग रही हो। एक तरफ मैं बदला ले रही थी तो दूसरी तरफ शर्मिंदगी में भी थी। मैं उठकर अपने कमरे में आ गई थी। आंगन में आई बेटी को देखा और उसे गले से लगाकर रोने लगी।
मैंने अपनी बेटी से कहा, तुम मेरे जैसी मत बनना। थोड़ी देर के बाद मैं जब कमरे में वापस गई तो मेरी सास की सांसें तेज रफ्तार से चल रही थीं और फिर एक ही झटके से उन्होंने आंखें बंद कर लीं। अब सब कुछ खत्म हो गया था। मैंने कहा, मम्मी अब आप आराम करो, आपकी जिंदगी इतनी ही थी। मैंने अपने पति को फोन करके घर बुला लिया था और उसे बता दिया था कि तुम्हारी माँ इस दुनिया को छोड़कर चली गई है। वह जब घर आया तो उसकी हालत बहुत खराब थी। मेरा पति और उसकी दोनों बहनें बुरी तरह से रो रहे थे। मेरी सास का अंतिम संस्कार हो गया। फिर उस दिन के बाद से मेरी जिंदगी में सुकून आ गया था। मेरा पति, जो मुझे इस घर में लाने के बाद भूल गया था, जो हमेशा अपनी माँ के भड़कावे में रहता था, अपनी माँ के मरने के बाद अब उसने मुझसे दोबारा से मोहब्बत करनी शुरू कर दी। मैं बहुत शर्मिंदा थी कि मैंने अंतिम समय में अपनी सास के साथ जो किया था वह बिल्कुल भी ठीक नहीं किया, क्योंकि मैं इंसान होने का हक भूल गई थी। मैं अपनी सास से तो माफ़ी मांग नहीं सकी, मगर ऊपर वाले के आगे हाथ जोड़कर आज भी माफ़ी मांगती हूँ। वो तो चली गई, मगर मेरी जिंदगी में सुकून उनके जाने के बाद ही आया था। इस बात का भी एहसास हो गया था कि मैंने उसकी माँ की बहुत सेवा की थी। उसकी माँ ने हमेशा मेरे साथ बुरा व्यवहार किया था। उसने मुझसे अपनी सारी गलतियों की माफ़ी मांग रही थी। देर से ही सही, मगर जिंदगी का काफी वक्त गुजरने के बाद मुझे अपनी जिंदगी में सुकून मिला था। और अपनी कहानी से मुझे ये समझ आ गया कि लोगों की जिंदगी में सुकून आना आसान नहीं होता। जिंदगी में सुकून पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है, बहुत कुछ गंवाना पड़ता है और बहुत कुछ सहना पड़ता है। मेरे लिए अपने पति को माफ करना काफी मुश्किल था, मगर उससे छोड़कर भी मैं कहाँ जाती। इसीलिए मैंने उसे माफ कर दिया, क्योंकि एक औरत के लिए माफ करना आसान होता है, मगर उसे कभी आसानी से माफी नहीं मिलती। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।